तो लास्ट क्लास में हमने निदान पंचक की बात करी थी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पे? भूमि देश आता है। सॉरी, देश की बात करेंगे, है ना। तो ये सबसे पहले क्या देखा अपन ने? दोष देखा, धातु देखा, मल देख लिया, फिर रस देख लिया, उनके रिलेशंस देख लिए। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे कि देखो देश होता है। देश क्या होता है? आयुर्वेद में देश बहुत इंपॉर्टेंट है। देश, काल, वय, ये सारी चीज़ें आप जब चरक विमान स्थान पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर आएगी। तो क्या है कि देश को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया कि जो देश है वो दो तरह का होता है। पहला होता है भूमि और दूसरा है आतुर। ठीक है, भूमि से आप समझ सकते हैं कि भूमि का मतलब कोई भी जगह, कोई गांव हो, शहर हो, वो क्या है? भूमि वाला देश, मतलब जो फिजिकल प्लेस, जो देश जिसको हम बोलते हैं, ये वही देश है। एक देश है जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? देश का मतलब जहाँ पर हम कोई काम करें। ठीक है, तो चिकित्सा जब हम करते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं, उसका देश क्या है, उसका स्थान क्या है? तो वो रोगी का शरीर होता है, उस शरीर की हम चिकित्सा करते हैं। इसलिए दूसरा देश कौन सा हो गया? आतुर। अब आगे भी इसको फर्दर क्लासीफाई कैसे किया कि हमने दो देश आपको दो तरीके के बताए, एक होता है भूमि, एक होता है आतुर। अब ये जो भूमि है, ये बोल रहे हैं इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से? जांगल, अनूप और साधारण। जांगल का मतलब क्या होता है? जांगल यहाँ पे लिख लेना, जिसके अंदर क्या है? पहली बात तो बारिश बहुत कम होती हो, जहाँ पे पानी कम हो, वनस्पति भी कम हो, वेजिटेशन भी कम होता है वहाँ पे, और सूरज बहुत तेज चमकता है। तो कुल मिलाकर के जो ड्राई एरिया होता है वो जांगल प्रदेश होता है। तो अब आप ड्राई से समझ गए होगी इसमें कौन सा दोष डोमिनेंट होगा? वात डोमिनेंट। तो देखो यहाँ लिखा भी है कि जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफोलवनम। जांगलम वात भूयिष्ठम, इसलिए जांगल वात भूयिष्ठ होता है। फिर अनूप आता है। अनूप देश का मतलब जिसके अंदर कफ की डोमिनेंसी होती है, जिसमें कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कफ का मतलब है, सीधा सीधा मतलब होता है क्लेद से। क्लेद का क्या मीनिंग हुआ कि वहाँ बारिश अच्छी खासी होगी। ठीक है, बढ़िया बारिश होगी, प्रॉपर वेजिटेशन होगा, भूमि भी उसकी कैसी होगी? अच्छी होगी, सूखी बंजर नहीं होगी, है ना। ये उसके बाद में साधारण देश आता है। साधारण देश में क्या है? इन दोनों की क्वालिटीज़ होगी। तो वात, पित्त, कफ जो है वो तीनों इसके अंदर बैलेंस फॉर्म में होंगे। फर्स्ट वाले के अंदर वात था, सेकंड वाले के अंदर कफ था, और फिर जो लास्ट है इसके अंदर तीनों दोष जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, सम रूप में रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो जांगल देश है ना अपना, ये जोधपुर आ गया, बीकानेर, गंगानगर, नागौर वाला जो एरिया है, ये जांगल प्रदेश के अंदर आता है। वहीं आप चले जाओ कोटा साइड में, कोटा, झुंझुनू, सीकर, ये सब किस में? अनूप के अंदर आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से देश होता है। अब ये इन देश की सिग्निफिकेंस क्या है ना, ये आप जब आगे आगे चिकित्सा पढ़ते जाओगे, सेकेंड ईयर में आओगे, चरक पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि जांगल के क्या इंपॉर्टेंस है। जांगल प्रदेश में जो लोग रहते हैं, अभी हमने क्या बोला कि जांगल कैसा होता है? वात भूयिष्ठम, वात प्रेडोमिनेंट होता है। तो यहाँ रहने वाले जो लोग होंगे उनको मेजॉरिटी ये वातिक डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा होंगे। वात से टोटल 80 डिजीजेज होती है, वो सारी 80 डिजीजेज होने की इन लोगों को संभावना होती है जो कि जांगल प्रदेश में रहते हैं। तो ऐसे इनका बहुत सिग्निफिकेंस आता है। चिकित्सा के अंदर भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो अभी आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि देश जो है वो दो तरीके के हैं हमारे पास। पहला है भूमि, दूसरा है आतुर। फिर भूमि भी तीन तरीके का है, जांगल, अनूप और साधारण। ठीक है, जांगल में वात, अनूप में कफ और साधारण में तीनों सेम होते हैं। एक आचार्य है जो जांगल में वात और पित्त दोनों को बताते हैं, तो ये भी आपको याद नहीं रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो कि इन तीनों के अंदर श्रेष्ठ कौन सा होगा। तो हम जो सोचते हैं कि जो साधारण हो है बॉस, वो श्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर तीनों हैं। हमने हमेशा ये देखा है कि जहाँ तीनों दोष आ जाते हैं वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जांगल जो प्रदेश है उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या बोला हमने? देश देख लिया, अब हम काल को देखेंगे कि जो हमारा काल है वो भी दो टाइप का है। कैसा है? एक तो क्षणादि और दूसरा क्या है? व्याधि की अवस्था। क्षणादि मतलब, क्षण मतलब सेकंड, तो टाइम से समझ लो उसको। वही जो टाइम आप समझते हो, क्षण से आप जो समझ रहे हो ना, बिल्कुल वही चीज़ है। क्या है कि 1 घंटा, 2 घंटा, सुबह, दोपहर, रात, ये सारी जो चीज़ होती है ये किसके अंदर आती है? क्षणादि, जो नॉर्मल लोगों का टाइम होता है ना। देश से भी हमने जो दो चीज़ें देखी थी, उसमें देश में जो पहला था वो तो नॉर्मल लोगों का था, कि देश का वही मतलब है जो आप समझ रहे हो। दूसरा अपने आयुर्वेद से रिलेटेड था। इसी तरीके से काल के अंदर भी ऐसा है। काल में जो फर्स्ट है क्षणादि, तो वो सब लोगों से रिलेटेड है। सब लोग टाइम से मतलब यही समझते हैं, काल का मतलब होता है टाइम, है ना। टाइम से सब लोग ये समझ गए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये सब।
लेकिन अब जो आयुर्वेद से रिलेटेड है वो क्या है, व्याधि की अवस्था, मतलब व्याधि का टाइम पीरियड। जैसे अलग अलग एक कोई डिजीज़ है, मान लो आपको फीवर आ रहा है, ठीक है, तो एक इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती है। वो स्टेजेस किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। कैसे कि जब अर्ली स्टेज आती है, मतलब जब आपको फीवर आया नहीं है, जो हमने निदान पंचक के अंदर आपको पढ़ाया था कि प्राक रूप आता है, जो रोग की उत्पत्ति से पहले के जो लक्षण आते हैं, मतलब ये फीवर से पहले हो गया ना, तो यहाँ पे टाइम आ गया। तो पहला क्या है कि जब फीवर आया नहीं है तो पूर्व रूप वाली अवस्था, उसके बाद में जब फीवर आ गया है तो रूप वाली अवस्था, फिर फीवर तेज़ हो गया है, टाइम के साथ में वो तेज़ हो गया है, तो ये किसको, इसको क्या बोलेंगे, ये उपद्रव वाली अवस्था। तो इन तीनों के अंदर जो हम केयर करते हैं, जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, अलग अलग होगा कि नहीं होगा। पहले होगा तो उसको थोड़ा माइल्ड ट्रीटमेंट हम देंगे, फिर यहाँ पे जब आता है तो उसको जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम देते हैं वो देते हैं कि जैसे ही इसके लक्षण आने लग जाते हैं। फिर अगर कोई डिजीज़ ऐसी हो जो कि बहुत सीवियर होने लग गई है तो उसके अंदर हम जो चिकित्सा देंगे वो भी तो डिपेंड करेगी ना कि कितनी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। हम जो ड्रग्स देते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी जो व्याधि है उसकी स्टेज क्या है। तो इसी तरीके से यहाँ पे काल की इम्पोर्टेंस है कि जो काल है, पहली बात तो क्षणादि जो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, आयुर्वेद में हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमको किस तरह की, किस पोटेंसी की ड्रग देनी है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि जो काल है, व्याधि का जो काल है, व्याधि की जो स्टेज है वो कैसी है, अभी अर्ली स्टेज में है या फिर लेट स्टेज में पहुंच गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये काल वाला आ जाता है। अब आगे क्या है, दो तरीके के औषध बताए हैं। तो हमने देश देखा, हमने काल देखा, ठीक है। अब ये देश और काल, इन दोनों को देख करके हम औषध देते हैं। देश देख करके कैसे देते हैं, हमने तीन तरह के देश देखे थे, जांगल, अनूप और साधारण। जांगल में हमने वात बताया था, तो इसको जो वात जांगल अगर प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति है और उसको कोई बीमारी होती है, उसको अगर अपन को औषध देनी है तो हमें ऐसी औषध देनी है जो कि वात का प्रकोप ना करे, क्योंकि उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वात तो बढ़ावा होगा ही होगा, क्योंकि वो प्रदेश में ही ऐसे रहता है। जैसे ही अनूप वाले में, अनूप देश में कोई रहता है, उसके अंदर वैसे ही कफ की डोमिनेंसी होगी, तो हमें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देनी है जो कि कफ को बढ़ाए। इसलिए यहाँ पे पहले देश काल बताया। अब यहाँ पे औषध की बात करेंगे, तो ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बताई थी कि जो हमारी चिकित्सा होती है, हमारी जो औषध होती है वो कैसी, दो टाइप की होती है। एक होता है शोधन और एक होता है शमन। शमन का मतलब क्या करना है, शमन का मतलब शांत करना, तो जो दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर दे। मतलब हमें मान लो खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पकड़ा दिया हमें ताली सादी चूर्ण या फिर श्वास कुठार रस, और इससे जो कफ दोष था, जो वात कफ का इन्वॉल्वमेंट जो था श्वास कास प्रतिशय में, वात और कफ दोनों शांत हो गए, डिजीज़ ठीक हो गई। कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता, वहाँ पे हमें शोधन करवाना पड़ता है। शोधन का मतलब, शोधन के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और नस्य या फिर सुश्रुत ने इसकी जगह पे रक्त मोक्षण लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे आएगी, अभी आपको ज़्यादा समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वमन का मतलब होता है एमेसिस, मतलब वॉमिटिंग इंड्यूस कराना, ठीक है। विरेचन का मतलब होता है लैक्सेशन करवाना। उसके बाद में आस्थापन और अनुवासन जो है ना, वो बस्ती के टाइप है। बस्ती मतलब एक तरीके से मेडिकेटेड एनीमा समझ लो, एनीमा नहीं पता हो तो सर्च कर लेना, ठीक है, एनीमा। उसके बाद में एक होता है नस्य। नस्य भी अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, आप इतना समझोगे नहीं। उसमें क्या है ना, ऐसा समझ लो कि नाक से, नासा ही शिशो द्वारा में ऐसा कहा जाता है अपने यहाँ पे। तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर ऊर्ध्वांग ईएनटी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि नोज़ के थ्रू कोई मेडिसिन अंदर डालते हैं, तो जिसका इफ़ेक्ट सीधा अपने ब्रेन के ऊपर जा कर के होता है। तो ये होता है नस्य। ऐसी 5 चीज़ें हमको करनी पड़ती है। तो हमने देखा औषध जो है वो 2 तरह की है। पहली है शमन, जो हम नॉर्मली लेते हैं। दूसरी है शोधन, जिसके लिए आयुर्वेद फेमस है। शोधन चिकित्सा में क्या आएगा, अपना पंचकर्म आ गया, पंचशोधन आ गया, ठीक है। अब देखो ये श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद करो तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, वरना हिंदी तो आपको आनी चाहिए। कि क्या है, कि शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम, कि शरीर में जो दोष है, कौन से, वातादि, वात पित्त और कफ, उसके लिए क्रम से औषध बता रहे हैं। क्रम से का क्या मतलब है, पहली जो बताएंगे वो वात की होगी, दूसरी पित्त की होगी और तीसरी कफ की होगी। कि क्या है, जो औषध है वो कौन सी है, वात, पित्त
और कफ, इसके लिए दो तरह के औषध बताएंगे, एक शोधन बताएंगे और एक शमन बताएंगे। यहाँ पे बोला ना ऊपर शोधन और शमन होती है, तो सबसे पहले शोधन की बताएंगे। शोधन के लिए क्या है, बस्तिर विरेको वमनम। तो वात के लिए हो गई बस्ती, और पित्त के लिए होगा विरेको मतलब विरेचन, और वमन किसके लिए हो गया, कफ के लिए। ठीक है, फिर आगे देखो, तथा तैलम घृतम मधु। अब ये दो दो क्यों बताई है, सबसे पहले यहाँ बताया कि औषध दो तरह की होती है, शोधन और शमन। उसके बाद में बोला कि जो वात पित्त कफ है इसके लिए शोधन भी बताऊंगा और नीचे शमन भी बताऊंगा। तो पहले शोधन इन्होंने बता दिए कि वात के लिए बस्ती कराओ, अगर वात कोई कुपित है, बॉडी के अंदर वात कोई डिसऑर्डर है तो बस्ती कराओ। बस्ती में एनीमा, एनीमा हम क्या करते हैं, एनल रीजन से हम क्या करते हैं, जो अपना मेडिकेटेड ऑयल होता है उसको इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, इंसर्ट करा के कुछ टाइम उसको 45 मिनट्स के लिए यूजुअली होल्ड करते हैं, उसके बाद में वापस निकाल देता है वो पेशेंट। तो उससे क्या होता है, वात की शांति होती है। क्यों, क्योंकि वात का स्थान कौन सा था, याद करो, वात का स्थान फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि पक्वाशय होता है, पक्वाशय। ठीक है, तो ये जो ऑयल, जो मेडिकेटेड ऑयल हमने डाला है, ये कहाँ पक्वाशय तक जाएगा, वात की शांति करेगा और फिर वापस बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसके अंदर ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल कैसा होता है, उष्ण होता है और स्निग्ध होता है। वात के क्या गुण हैं, एक तो शीत होता है, वात रुक्ष होता है, तो अगर उष्ण और स्निग्ध हम देंगे तो उससे वात की शांति होगी। कौन सा सिद्धांत लगा इसमें, विशेष का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि पित्त के लिए विरेचन कराओ। पित्त में हमेशा विरेचन श्रेष्ठ होता है। पित्त का स्थान कहाँ होता है, आम पक्वाशय मध्य। तो अपना ड्यूडेनम वाला रीजन मान लो, तो ड्यूडेनल रीजन से अपन को कुछ निकालना है तो हम कैसे, लैक्सेशन करवाना पड़ेगा, पेट के रास्ते से निकालना पड़ेगा उसको। उसके बाद में कफ, कफ के अंदर हम वमन करवाते हैं, वमन मतलब एमेसिस करवाते हैं। तो कफ का स्थान देखो कहाँ पे है, उर प्रदेश में होता है, वक्ष प्रदेश में होता है। तो वहाँ से अगर अपन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें उल्टी करवा देंगे उसको, तो ऊपर से निकल जाएगा। एक सीधा कंसेप्ट लगता है शोधन के अंदर कि दोषों को वहाँ से निकालो जहाँ से वो सबसे ज़्यादा इजीली निकल जाए, मतलब जिसका मार्ग समीप हो। तो कफ वाला ऊपर है ना, कफ का स्थान ऊपर है, इसलिए हम उसे ऊपर से निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कफवश डिसऑर्डर है और उसके अंदर आप बोलो नहीं हम तो विरेचन करवाएंगे, नीचे से निकालेंगे, तो उसमें डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाता है। ऊपर से निकालोगे तो ईजी रहेगा। इसी तरीके से विरेचन, पित्तज डिसऑर्डर के अंदर हम विरेचन कराएंगे, वमन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देख ली, ये हमने शोधन औषध देख ली। अब आगे आएंगे शमन के लिए। शमन के लिए क्या बोला, तथा तैलम घृतम मधु, कि तेल होता है, घृत होता है और मधु होता है। तेल क्यों होता है वो मैंने बताया कि उष्ण और स्निग्ध होता है, इसलिए वात का शमन करता है। फिर आता है घृत। घृत में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत शीतल होता है, ठंडी प्रकृति का होता है, और पित्त अपना उष्ण था, पित्त को हमने अग्नि से कोरिलेट किया था, तो ये शीत जो गुण है उसका, वो उष्ण को नष्ट कर देता है, इसलिए पित्त के लिए सर्वोत्तम औषध घृत मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कफ। कफ के लिए क्या बोला, मधु बोला। मधु मतलब शहद, शहद को बोला। अब देखो कफ कैसा था, मधुर रस का था खुद, और शहद भी क्या है, वो भी मधुर रस का है, लेकिन फिर भी ये इसको शांत कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक तो पहली बात कि इसका कषाय अनुरस होता है। हमने आपको बताया था कि कटु तिक्त और कषाय, ये कटु तिक्त कषाय जो थे ये कफ का नाश करने वाले होते हैं। तो इस मधु जो है इसमें भी अनुरस कषाय होता है, पहली बात। दूसरा ये होता है प्रकृति के अंदर रुक्ष, कफ स्निग्ध था और ये प्रकृति के अंदर रुक्ष है, इसलिए ये विशेष सिद्धांत से कफ को कम करने का काम करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मधु को कंसिडर किया है। तो ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए, अच्छी बात है, वरना हिंदी तो करना ही करना बिल्कुल। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं एक बार। क्या देखा हमने कि औषध जो होती है वो दो तरह की होती है, पहली है शोधन और दूसरी है शमन। फिर का हम वात पित्त के अकॉर्डिंग शोधन और शमन औषध का ट्रेंड बताएंगे। तो वात पित्त कफ, फिर यहाँ पे लिखो क्या, बस्ती, विरेक, विरेचन और फिर वमन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर औषध की बात करिए तो कौन सी औषध हो गई, शोधन हो गई। शमन की बात करो तो वात के लिए कौन सा तेल अच्छा होता है, पित्त के लिए घृत अच्छा होता है और कफ के लिए मधु अच्छा होता है। ये चीज़ इसके अंदर हमने पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं, क्या है, इस कोटेशन को है ना, इसको हाईलाइट कर दो। ये मानसिक दोषों की चिकित्सा है, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। इसमें ऐसी कैसी चिकित्सा जो है वो चरक की भी आती है, ऐसी कैसी कोटेशन काश्यप की भी आएगी और सुश्रुत की भी आएगी। तो उन चारों में से कोई भी कोटेशन दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये किसकी है। तो बहुत सारी पढ़ने को होती है ना,
तो कन्फ्यूजन होता है। तो अभी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन से किसकी है, बस ये ध्यान रखो ये मानसिक दोषों की चिकित्सा के बारे में बताया है कि क्या कहा है कि अगर किसी को मानसिक रोग हो जाते हैं, शारीरिक रोगों के लिए ऊपर बता दिए देखो शोधन और शमन। अब अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें क्या करें, तो उसमें है कि धी धृति और आत्मा, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ये इसकी चिकित्सा होती है। अब इसका डिटेल मैं भी बहुत जगह पूछ रही हूँ कि इस तरीके से चिकित्सा कैसे होती है, धी धैर्य और आत्मा के विज्ञान से साइकिक डिसऑर्डर्स को कैसे हील करते हो, तो ये मैं बहुत जगह पूछ रही हूँ, मैंने सर से भी पूछा है। जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इसके ऊपर। फिर उसके बाद में आगे आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो आगे तक खूब काम आएगा आपके, इसको याद करना है आपको, ठीक है। इसके आगे आने वाले ये जो 3-4 श्लोक है ये भी आपको याद करने हैं सारे। क्या है कि देखो, भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। क्या कहा है कि जो चिकित्सा हम कर रहे हैं उसके 4 पाद है, 4 पैर समझ लो उसके। जैसे एक मान लो एक टेबल होती है ना, उसके 4 पैर होते हैं, उसमें से एक भी पैर हटा दो तो वो टेबल खड़ी नहीं रह पाएगी। उसी तरीके से ये टेबल को समझ लो कि यह है चिकित्सा, और ये जो 4 चीज़ें बताई है, कौन सी, भिषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी, ये चारों जो है वो इसके पैर हैं। तो अगर ये तीनों चारों, ये जो चारों चीज़ें हैं ये पूरे अपने गुण से युक्त रहेगी तभी चिकित्सा अच्छी तरीके से होगी। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चिकित्सा चतुष्पाद। चतुष्पाद क्योंकि ये चिकित्सा के 4 पैर होते हैं इसलिए हम इसे चिकित्सा चतुष्पाद बोलते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे, विदुर से याद कर लेना। ये चिकित्सा कौन करते हैं, विदुर करते हैं। बी आई स्मॉल रहेगा, TUR। बी से भिषक, फिर द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। अब देखो आगे देखते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या होती है। भिषक का मतलब क्या होता है, लिख लो वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद में द्रव्य मतलब औषध जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है उपस्थाता, उपस्थाता मतलब अटेंडेंट जो नर्स होती है ना, नर्सिंग जो करते हैं वो नर्स। और फिर आता है रोगी, तो रोगी भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है चिकित्सा के लिए, रोगी भी ढंग का होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोला, अब इसमें क्या है कि चिकित्सितस्य निर्देशम, कि इसको हमने निर्देश तो कर लिया, इसके क्या है प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम, इन चारों में एक एक के 4 गुण होते हैं। जैसे हमने विदुर पढ़ा ना, BDUR है ना, तो इसमें भिषक जो है इसके भी 4 गुण होते हैं, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4, तो टोटल मिला के 16 हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 16 कला युक्त चिकित्सकीय चतुष्पाद होना चाहिए। अब ये आगे आएगा, सुख साधे के जो लक्षण पढ़ेंगे ना उसके अंदर आएगा, तब आपको बताएंगे कि 16 कला हुआ। तो देखो 16 कला में से 4 अभी अपन पढ़ लेते हैं। ये क्या है, वैद्य के गुण बताए हैं यहाँ पे, ये वैद्य को कैसा होना चाहिए, तो कहा कि दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्म शुचिर्भिषक, कि वैद्य को कैसा होना चाहिए। पहली बात दक्ष, दक्ष का मतलब होता है स्किल्ड होना चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हो, प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वमन किस तरीके से कराओगे, शिरोधारा करानी है तो कैसे कराओगे, बस्ती करानी है तो कैसे लिटाओगे पेशेंट को। ऐसे नहीं पेशेंट को ऐसे उल्टे करके आ जाए कि ये तुम्हारी ये क्या मेडिसिन है, तो स्किल्ड होना चाहिए। कोई डॉक्टर को सबसे पहली चीज़ क्या आती है, स्किल्ड होना चाहिए। फिर तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि जो शास्त्र हैं, जो आपकी संहिता हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं, कुल मिला करके इसको बहुत अच्छे से रीड करने वाला होना चाहिए, मतलब जिसने बहुत अच्छे से पहले टेक्स्ट को पढ़ रखा हो। तो देखिए आगे अगर अभी आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे तब आप अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। दक्ष बनने के लिए शर्त क्या बताई कि तीर्थार्थ शास्त्रार्थ होना चाहिए, मतलब शास्त्रों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर क्या आता है, दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा मतलब जिसने बार बार कर्म होते हुए देखा है। कर्म कौन सा, चिकित्सा का कर्म। तो इसलिए कहते हैं आपसे कि हॉस्पिटल जाएं। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, बाद में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल विजिट करें, वहाँ देखें पेशेंट हैं, ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, सर किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रोसीजर्स किस तरीके से होते हैं। तो जिसने बार बार प्रोसीजर को होते हुए देखा हो, ऐसा वैद्य जो है वो अच्छा होता है, गुण संपन्न होता है। तो दृष्ट कर्मा होना चाहिए। और चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुचि होना चाहिए। शुचि का मतलब होता है पवित्र। पवित्र कैसा, मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों तरीके से। मन से भी पवित्र, पेशेंट के लिए कोई अनशन ना सोचे, ठीक है, उसको कोई कटु शब्द ना बोलने वाला हो, और कर्म भी उसका पवित्र होना चाहिए। पहली बात शारीरिक स्वच्छता भी होनी चाहिए,
साफ सफाई से काम करे और दूसरा कोई ब्लैक मार्केटिंग ऐसा काम नहीं करे, है ना, अवैध काम नहीं करे कोई। तो ये चार किसके हो गए, ये भिषक के गुण हो गए। भिषक के कौन कौन से, दक्ष, तीर्थार्थ, शस्त्रार्थ, दुष्ट, कर्मा और शुचिर भिषक। ये कैसे चार गुण हो गए, ये आपको कोटेशन याद करना है। अब आगे चलो, अब क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या था, विदुर में हमने पहला भिषक देख लिया, उसके बाद में डी फॉर ड्रग था, ड्रग फॉर औषध। तो औषध के कौन से गुण बताए कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, कि जो हम ड्रग ले रहे हैं, जो औषधि ले रहे हैं वो बहुकल्पम होनी चाहिए। बहुकल्पम मतलब जिसकी बहुत सारी कल्पनाएं कर सके। कल्पना का मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो मान लो गिलोय है, गिलोय या नीम है, नीम सभी ने खाया होगा, पता होता है कि कड़वा होता है। तो अब मान लो हमें नीम की कोई फॉर्मुलेशन बनानी है। ये जो नीम होता है ना, ये क्या है, कौन से रस का हो गया, ये तिक्त रस का हो गया। तो तिक्त रस का हो गया तो कौन से रस का शमन करेगा, कौन से रस का शमन करेगा प्रज्ञा, तिक्त रस जो है वो कौन से दोषों का, मधुर का, कौन से दोषों दोष का, हाँ ये ये देखो वात वाले कैसे होते हैं, वात वाले होते हैं फकीर, उनके पास वो रुक्ष होता है, लघु होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए हम उसको माल देते हैं। तो वात का शमन करने वाले तो ये तीन हो गए, हाँ, मधुर, अम्ल और लवण। पीछे क्या बचा, कटु तिक्त कषाय तो बचता है। तो ये किसका हो गया, ये कफ का हो गया, कटु तिक्त कषाय। हमने बोला था के से कटु, के से कफ और के से कटु, ऐसे ये स्टार्ट होता है कटु तिक्त कषाय से, ठीक है। फिर पित्त के लिए क्या बोला था, मधुर तिक्त कषाय। ये पित्त का शमन क्यों करते हैं, क्योंकि ये शीत होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही थी कि यहाँ जो नीम होता है ना, तिक्त रस वाला होता है। तिक्त रस कैसा है, अपना बेचारा शीत है, तो पित्त का शमन करता है। तो जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन डिसऑर्डर जितने भी होंगे वो किससे होंगे, वो पित्त की वजह से होंगे। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं वो सारे पित्त की वजह से होते हैं। तो उसके अंदर जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जो रक्तज व्याधियाँ हैं, उसके अंदर कौन सा, ये अपना नीम बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अब नीम को अगर हम बोलेंगे कि ले ये नीम है, ये पत्तियां हैं इसकी, इसका काढ़ा बना के पी जा, या फिर चलो मैं इसका स्वरस निकाल के दे देती हूँ, इसका स्वरस पी जा, तो नहीं पी पाएगा ना वो पेशेंट। तो 2 दिन लेगा, उसके बाद में आपकी मेडिसिन लेगा ही नहीं, फिर वो कहाँ जाएगा, कहीं और जाएगा, किसी दूसरी पैथी के पास में जाएगा। तो बोला कि इसमें बहुत सी कल्पना बनानी चाहिए अपन को। कल्पना का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ उसको इतना टेस्टी बना दो, जैसे ये नीम है ना, इसका भी कोई ऐसा फॉर्मुलेशन बनाओ, नीम की कैप्सूल बना लो, कैप्सूल बनाओगे तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। या फिर नीम का वो शर्करा, एक शार्कर बनता है अपने यहाँ पे, शार्कर मतलब शरबत समझ लो, सिरप, सिरप जैसा बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको हम नहीं ले पाते, बहुत कड़वी होती है, तो उसमें बहुत सारी शक्कर मिला करके उसकी शार्कर कल्पना बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अवलेह बन जाता है। अवलेह मतलब जैसे च्यवनप्राश होता है, वो चाटने, जिसको हम चाट सके, वो अवलेह होता है। तो इसकी अलग अलग फॉर्मुलेशंस बना सके। कल्पना का मतलब होता है फॉर्मुलेशन। तो कोई ड्रग है तो इस तरह की ड्रग होनी चाहिए जिसकी हम बहुत सारी फॉर्मुलेशन बना सकें। जैसे अर्जुन है, अर्जुन का यूज़ हम जो कार्डिक डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में करते हैं, आपको पता होगा। तो अर्जुन की बहुत सारी, अर्जुन की कैप्सूल्स भी आ रही हैं। अर्जुन का शीर पाक भी होता है, दूध के साथ पका करके एक मेडिसिन बनाते हैं, वो भी होता है ना। अर्जुन आसा, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है उसकी। तो पहली बात क्या है कि अगर कोई ड्रग अच्छी है तो उसकी क्या पहचान है कि उसकी बहुत सारी फॉर्मुलेशन बना सके अपन, ठीक है, ताकि वो हर तरह का पेशेंट ले सके। इससे बच्चे नहीं लेते हैं हर एक चीज़, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने में अच्छी, दिखने में भी अच्छी, खाने में भी अच्छी होनी चाहिए, तब वो लेते हैं, ठीक है। तो बहुकल्पम होनी चाहिए। उसके बाद में बहुगुणम, बहुगुणम मतलब बहुत गुण करने वाली, मतलब कुल मिलाकर के पोटेंसी, अच्छी तरीके से पोटेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर है संपन्न और योग्य। संपन्न किससे, संपन्न किससे होती है कि संपन्न हो रस, गुण, वीर्य और विपाक, इन चारों चीज़ों से संपन्न होनी चाहिए। ये चीज़ें आप आगे इसी के अंदर जो 8th चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि रस क्या होता है, गुण क्या होता है। रस तो अभी हमने बता दिया कि वो 6 रस होते हैं, वही रस है। तो अगर
यहाँ पे है ना, ये जो रस गुण वीर्य विपाक है ना, अभी इससे ऐसा समझ लो, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा इसको, कि जो हमारी जो ड्रग है वो पूरी तरीके से पोटेंट होनी चाहिए। पोटेंट मतलब उसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ना, वो अच्छी मात्रा में हो और वो काम करनी चाहिए, मतलब एक्सपायर नहीं हुई भी हो। तो अपने आयुर्वेद में भी ऐसा होता है कि पहले हम एक्सपायरी डेट नहीं मानते थे, पहले बोलते थे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो एक्सपायर नहीं होती। तो अभी कुछ साल पहले से ये लगा कि नहीं, इसके अंदर भी सेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायर तो नहीं होती लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ होती है। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि एक ड्रग है जिसको हमने मान लो पत्ता है कोई, है ना, नीम, नीम की बात कर रहे थे हम, नीम की हमको कोई फॉर्मुलेशन बनानी है, हम उसके पत्ते तोड़ करके लेकर आए। तो जब लेकर आए तो वो कैसे थे, हरे हरे ताज़े थे, तो उसके अंदर पोटेंसी उसकी ज़्यादा थी। फिर थोड़ा टाइम जैसे बीत गया, आपने ऐसे ही उसको छोड़ दिया, तो वो क्या सूख जाते हैं, उसके बाद में उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है, वही बात है कि इनमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, वो पूरी ड्रग जो है वो पोटेंट होनी चाहिए। तो इसके 4 गुण होते हैं, कौन से, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, किससे, रस गुण वीर्य विपाक से संपन्न, और योग्य। योग्य का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए आप दे रहे हो, जिस डिजीज़ के लिए आप दे रहे हो, उसके ऊपर प्रॉपर उसका एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ब्लड डिसऑर्डर के लिए कौन सा दिया, निम्ब दिया, निम्ब देते हैं, और कौन सा देते हैं, और देते हैं अपन खदिर देते हैं। इसकी जगह ऐसी कोई चीज़ ना दो कि जो अच्छी तरीके से काम नहीं करे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर काम करने वाली दवाई हमको देनी है। तो ये हमने किसके, औषध के गुण देख लिए। उसके बाद में आता है अपना जो परिचारक होता है, उपस्थाता, मतलब कि जो नर्स होती है, उसके क्या गुण होता है। तो पहला ही गुण देखो, अनुरक्तः। अनुरक्तः मतलब प्रेम करने वाला, जो रोगी है उससे स्नेह रखने वाला होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अटेंडेंट है वो, ज़्यादातर पेशेंट के पास में वही रहता है। डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर करता है पहले हिस्ट्री लेगा, फिर प्रेस्क्रिप्शन लिख करके दे देगा, पकड़ाएगा किसको, उपस्थाता को, कि लो अब आप इसको समझा दो कि इसको कैसे लेना है। तो उस पेशेंट को पूरा समझाना, पथ्य अपथ्य समझाना, कि भाई देख, तेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये जो दवाई मैं तेरे को बना के दे रहा हूँ, ये तेरे को इस तरीके से, इसके साथ ऐसे 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 करके लेनी है। तो सारी बातचीत का जो ज़्यादातर काम है ना, वो किसके साथ होता है, वो अटेंडेंट के साथ होता है। इसके अलावा अपने यहाँ पे आईपीडी में जो पेशेंट रहते हैं उसकी भी केयर करने के लिए कौन जाएंगे, जो प्रोसीजर्स अपने होते हैं ना, अभ्यंग वगैरह, उसमें भी किसमें, नर्सिंग वालों को ज़्यादा लगाते हैं अपन, अभ्यंग वगैरह इन सब में। तो इनका कांटेक्ट जो है वो अपने पेशेंट के साथ में डायरेक्ट होता है। तो इसके लिए इनका अनुरक्त होना, रोगी में स्नेह रखने वाला बहुत ज़रूरी होना चाहिए, वरना रोगी आएगा ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर तो थोड़े टाइम के लिए होता है उनके साथ में, ज़्यादातर तो यही होगा ना, इसलिए अनुरक्त सबसे अच्छा गुण है इसका। उसके बाद में शुचि। शुचि और किसका गुण था, शुचि 2 लोगों के गुण है। एक तो अपना वैद्य भी शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और दूसरा कौन है शुचि, अपना जो उपस्थाता है उसको भी शुचि होना चाहिए। तो अनुरक्तः शुचिर दक्षो, इसको भी दक्ष बोला है, मतलब स्किल्ड। तो शुचि और दक्ष ऐसे 2 गुण हैं जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। फिर कहा कि बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये तो डॉक्टर का काम, अभी मैंने बोला कि प्रेस्क्रिप्शन लिख करके देना है। उसके बाद में उस चीज़ को कैसे खाना है, कैसे बनाना है, कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि पथ्य, दलिया बना के, डॉक्टर तो ऐसे बोलेगा कि इसको भैया ना यवागु का सेवन बता दो। तो यवागु का मतलब, पहले बात तो उसको समझ में आना चाहिए कि यवागु क्या होता है। जो चावल होता है ना, उसके अंदर 6 गुना पानी डाल देते हैं, उसको फिर पकाते हैं बढ़िया, तो उसको हम यवागु बोलते हैं। तो वो उसको पूरी विधि समझाएगा, तो समझाने के लिए उसके अंदर दिमाग होना चाहिए कि किस तरीके से इसको समझाए, कौन से आदमी से किस तरीके से बात करनी चाहिए। इसलिए बुद्धिमान इसका गुण है। अब ध्यान रखना, देखो बुद्धिमान किसका, उपस्थाता का गुण है। लेकिन देखो यहाँ पे वैद्य के गुण के अंदर बुद्धिमान जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हम बुद्धिमान नहीं होंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मेंशन, टेक्स्ट में क्या मेंशन किया, बुद्धिमान किसका गुण है, उपस्थाता का गुण है। देखो इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फिर आप सोचेंगे सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें तो हमारे वैद्य के पास में थी, तो बुद्धिमान भी वैद्य का ही होगा। तो ये वैद्य का नहीं है, ये उपस्थाता का है, ठीक है। क्या बताइए, अनुरक्तः शुचिर दक्षो, और इम्पॉर्टेंट क्या है, बुद्धिमान परिचारक। अब आते हैं अपने रोगी के ऊपर, कि जो रोगी है वो भी ढंग का होना चाहिए। कि कैसा है, कि इसके भी 4 गुण बताए हैं। सबसे पहला तो आढ़्य होना चाहिए। आढ़्य मतलब धनवान होना चाहिए। धनवान से मतलब ये नहीं है कि सेठ होना चाहिए, धनवान से मतलब है कि इसको मेडिसिन अगर हम प्रेस्क्राइब करेंगे या फिर कोई प्रोसीजर इसको बोलेंगे, तो इसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि ये जो सामान है वो अरेंज कर सके एटलीस्ट। जैसे यहाँ पे पीडिया मतलब कौमारवृत्ति डिपार्टमेंट में जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, अभ्यंग होता है, शालीषष्टिक होता है, तो उसके अंदर नीडल्स लानी पड़ती हैं, सिरिंज लानी पड़ती है,
और ग्लव्स जो होते हैं वो सारे रोज़ के रोज़ लाने होते हैं, दूध लाना पड़ता है रोज़, शष्टिश वाली जो होता है, तो वो सारा पेशेंट खुद अरेंज करता है, वो अपना हॉस्पिटल की तरफ से नहीं होता। शिरोधारा होती है तो उसके अंदर जो तेल डालते हैं अपन, तो वो भी पेशेंट खुद लेकर के आता है। तो एटलीस्ट उसको अपनी जो ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो नेसेसिटीज़ है, वो इकट्ठा कर सके, वो इतना धनवान तो होना चाहिए उसको। तो आढ़्यो होना चाहिए पहला, आढ़्यो रोगी। फिर है कि भिषक वश्यो। भिषक वश्यो मतलब जैसा जैसा वैद्य बोले, जैसा जैसा डॉक्टर बोले कि देख तेरे को ऐसे खाना है, ऐसे चलना है, अभी शिरोधारा कराने के बाद बाहर हवा में मत जाना, बाहर हवा में जाएगा तो वात प्रकोपित हो जाएगा, तो वो पूरी उसकी बात को माने। ऐसे नहीं ये डॉक्टर तो पागल है, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा, ऐसे करने वाला नहीं होना चाहिए। भिषक, भिषक मतलब जो वैद्य है उसके वश में होना चाहिए। फिर है ज्ञापकः। ज्ञापकः का मतलब देखो, ज्ञापकः ऐसा गुण होता है कि जिसमें एक पेशेंट है तो अपनी वो बात अच्छी तरीके से डॉक्टर को कन्वे कर सके कि देखो डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे ऐसे हुआ था, पहले 10 साल पहले ये हुआ था, फिर बाद में ये हुआ, तो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो बताए अपनी डिजीज़ को, अच्छी तरीके से हिस्ट्री दे। ऐसे समझ लो कि जो पेशेंट डॉक्टर को अच्छी तरीके से हिस्ट्री दे, अपनी पीड़ा को अच्छी तरीके से बता सके, उसको क्या बोलेंगे, ज्ञापकः। तो ऐसा पेशेंट होना चाहिए जो अच्छी तरीके से बता सके। फिर क्या है कि सत्ववान होना चाहिए। सत्ववान मतलब अभी के मॉडर्न कंसेप्ट में आप देख लो कि मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस से इसको रिलेट करो कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी उसको स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो अपना सत्व जो है ना, ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है प्रवर, एक अवर, और एक होता है मध्यम। मैप से भी याद कर सकते हो इसको आप, मैप, ठीक है। प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो मेंटली बहुत फिट होते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि कितने ही बीमार होंगे हंसते ही रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो उनको। उनको क्या वीक फील करना अच्छा नहीं लगता खुद को, तो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसको हम बोलते हैं प्रवर सत्व। ये सत्व का मतलब होता है मन, जिसका मन प्रबल हो वो होता है प्रवर सत्व। फिर एक आता है अवर सत्व, जिसको कुछ नहीं होता है, सिर्फ फीवर ही होता है, फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाता है, वो जोड़ता रहता है, अब फिर मेरे ये होगा, फिर ये होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन से डरते हैं, कोई प्रोसीजर उनको बोल दो कि अभी आप आपका ये प्रोसीजर कराएंगे, शिरोधारा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखिए, इवन शिरोधारा में भी डर रहे हैं, कुछ नहीं होता है, उसके अंदर पेशेंट को लिटा देते हैं और ऊपर उसके जो फोरहेड है उसके ऊपर ऊपर से तेल, क्वाथ, दूध, जो भी जिससे भी उसका प्रेस्क्रिप्शन दिया होता है उसको ऊपर से डालते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना होता है और कुछ नहीं होता है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इसमें भी डरते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अवर सत्व का, मन क्या है, कमज़ोर है उसका। फिर आता है मध्य सत्व, नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये 3 तरीके का सत्व हो गया। तो इसमें कौन सा सत्ववान होना चाहिए, मतलब प्रवर सत्व का होना चाहिए। अब इसमें देखो ऐसा है कि भाई धनवान भी होना चाहिए, इसकी बात भी मानने वाला हो। तो क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनवान होगा उसी की चिकित्सा करेंगे, या फिर जो हमारी सारी की सारी बातें मानेगा, कोई नहीं मानता आजकल, सिर्फ उसी की चिकित्सा करेंगे। ये ऐसा है कि एक आइडियल जो रोगी होता है ना, श्रेष्ठ योगी रोगी, जो अच्छी तरीके से ठीक हो सकता है बाद में, तो वो ऐसा होता है। इसके अलावा 19-20 का फ़र्क तो वैसे मिलता ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब की हम चिकित्सा ही नहीं करें, बिल्कुल इसका ये नहीं है ना। इसकी चिकित्सा करना आसान पड़ेगा आपको, ये चीज़ बताई है इसमें। तो हमने क्या देखा, औषध देख ली, 2 तरह की औषध थी। उसके बाद में चिकित्सा चतुष्पाद देखे, किससे याद किया था, BDUR, विदुर से याद किया था, ठीक है। उसके अंदर भिषक, भिषक के 4 गुण थे अपने, कौन से थे, दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, दृष्ट, कर्मा, शुचि, वृषक। इसमें से 2 गुण हैं, दक्ष और शुचि, ये इन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, ये इन दोनों के अंदर कॉमन है। फिर 4 गुण इसे ड्रग्स के थे और 4 ही गुण रोगी के थे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अब लास्ट टॉपिक आता है साध्य असाध्यता का। अब क्या है कि यहाँ पे हमने चिकित्सा का चतुष्पाद बता दिया, ठीक है, कि जो चिकित्सा हम करते हैं, रोग की ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें ये 4 फैक्टर्स होते हैं। अब क्या है, अब कोई रोग, कोई डिजीज़ हुई है, ठीक है, तो वो डिज़ीज़ ठीक होता है। कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती है जिसमें हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, मतलब कम एफर्ट से ठीक हो जाती है, ठीक है। फिर कुछ ऐसी होती हैं